नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड इवनिंग गाइस। जल्दी से सारे लोग आ जाइए। फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के किसी भी एक दिवसीय एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो जल्दी से सारे लोग आ जाओ, शुरू करते हैं आज के सेशन को। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को लाइक करते चलो, सेशन को शेयर करते चलो। चलो पहले प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। और जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सबसे पहले सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सेशन को एक बार लाइक करो, सेशन को एक बार शेयर कर दो, ठीक है। चलो पहले प्रश्न का आंसर करना है। तो शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। 1627 में, 1674 में, 1680 में या फिर 1670 में शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष होता है? पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1674 में, ठीक है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब होगा? तो 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक होता है, ठीक है। और 1680 में क्या हो जाएगा? तो 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है। 1674 में क्या होगा? इनका राज्याभिषेक होगा। 1680 में इनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी, ठीक है भाई बात। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अकाल तख्त का निर्माण करता कौन से सिख गुरु थे? ठीक है, कौन से सिख गुरु हैं जो अकाल तख्त का निर्माण करते हैं? तो गुरु रामदास, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु हरगोविंद। क्या करेक्ट आंसर होगा? दूसरे प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अकाल तख्त की बात करेंगे। अकाल तख्त का निर्माण करता कौन से सिख गुरु हैं? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। जल्दी से सारे लोग बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का? ऑप्शन डी हो जाएगा, गुरु हरगोविंद हो जाएंगे, ठीक है। कौन हो जाएंगे? तो गुरु हरगोविंद के समय में अकाल तख्त का निर्माण किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो तीसरे प्रश्न का आंसर करना। नील आंदोलन का उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? तो नील आंदोलन की बात हो जा रही है। तो नील आंदोलन का उल्लेख किसने अपनी पुस्तक में किया है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, हरीशचंद्र मुखर्जी ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने? किसने नील आंदोलन का उल्लेख अपनी पुस्तक में किया है? तीसरे प्रश्न का आंसर करना है। और करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो भाई, फटाफट आंसर करते चलो। तीसरे प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? हरीशचंद्र मुखर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हरीशचंद्र मुखर्जी हैं। और इनकी अगर आपसे पूछ ले कि पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम हो जाएगा हिंदू पैट्रियाट, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो इनकी पुस्तक का नाम है हिंदू पैट्रियाट। हरीशचंद्र मुखर्जी की पुस्तक है और अपनी इस पुस्तक में इन्होंने नील आंदोलन का उल्लेख किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो चौथे प्रश्न का आंसर करना। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? देखो गुप्त संवत आपसे पूछ रहा है तो बताइएगा। चौथे प्रश्न का आंसर कीजिएगा। बाद में जितने लोग जुड़े हो सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को एक बार शेयर कर दो। तो रात में एक बार हम लोग रात के 9 बजे मिलते हैं लाइव सेशन में। 35 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करते हैं। तो सेशन को एक बार सभी लोग लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो, ठीक है। चलो तो गुप्त संवत की बात करेंगे। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, चंद्रगुप्त प्रथम। कब शुरुआत करेंगे गुप्त संवत की? तो 319 ईस्वी में, ठीक है। 319 एडी ईस्वी में ये गुप्त संवत की शुरुआत करते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगर हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत की शुरुआत की है और कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की है। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। पांचवें प्रश्न का आंसर करना। एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या है भाई? एनसीटीई आपने बहुत सुना होगा बीएड बीटीसी में लेकर के, ठीक है। बीएड बीटीसी विवाद है या फिर बाकी विवादों में आपने एनसीटीई नाम सुना होगा। तो बताइएगा एनसीटीई का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल कमीशन फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ ट्रेनर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। क्या हो जाएगा?
तो देखो NCTE जो है तो इसकी स्थापना कब हुई है, तो स्थापना वर्ष भी याद रखना, स्थापना वर्ष है 1995, 1995 में NCTE की स्थापना होगी और इसका फुल फॉर्म जो होगा वो होगा नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, स्थापना 1995। अगले प्रश्न का आंसर करना, सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई है। छठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, तो सिडबी की स्थापना किस वर्ष हुई है। सिडबी की स्थापना 1982, 1986, 1988 या फिर 1990। सिडबी की स्थापना आपसे पूछ रहा है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा छठवें प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे, जल्दी से सारे लोग बताइएगा, ऑप्शन क्या होगा, डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1990 में सिडबी की स्थापना होगी और सिडबी का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। ठीक है, कहाँ पर है, तो सिडबी का जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है, स्थापना 1990 में होगी। ऑप्शन क्या होगा, डी वाला यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सातवें प्रश्न का, सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसको मानते हैं। ठीक है, तो सांख्य दर्शन का प्रतिपादक किसको मानते हैं ये आपको बताना है। तो पतंजलि को, वाल्मीकि को, कपिल को या फिर गौतम को सांख्य दर्शन का प्रतिपादक। 35 प्रश्न कराऊंगा और 35 के 35 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बाद में जितने लोग जुड़े हो, जितने लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सेशन को एक बार लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो। ठीक है, क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, कपिल हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, कपिल हो जाएंगे। देखो पतंजलि जो है तो पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ठीक है, किसके, तो पतंजलि योग दर्शन के। ठीक है भाई बात, तो यहाँ पर सांख्य दर्शन के जो हो जाएंगे आपके कपिल हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो अगले प्रश्न का आंसर करना, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। देखो अगर सुदर्शन झील की बात होती, पहले इस प्रश्न का आंसर करो फिर मैं बताता हूं। ठीक है, तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, रुद्रदामन। क्या हो जाएगा, आठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। देखो अगर आपसे सुदर्शन झील का निर्माण पूछे, ठीक है, सुदर्शन झील का आपसे निर्माण पूछे तब तो आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन यहाँ पर देखो एक शब्द आगे जोड़ दिया, क्या, बिना बेगार के। ठीक है, तो बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा, रुद्रदामन। ठीक है, क्या होगा, बिना बेगार के रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया था। रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। ठीक है, रुद्रदामन का कौन सा अभिलेख मिलेगा, तो जूनागढ़ अभिलेख मिलता है और इसी से जानकारी मिलती किसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की है। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जब आजाद हिंद फौज का गठन करते हैं तो उसके बाद ये क्या करेंगे, तो उसके बाद ये अंतरिम सरकार की घोषणा करते हैं। तो किस तारीख को ये अंतरिम सरकार की घोषणा करते हैं ये आपको बताना है। 21 अक्टूबर 1943, 22 अक्टूबर 1943, 23 अक्टूबर या फिर 24 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर करते चलो भाई, क्या करेक्ट आंसर होगा। नवे प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कहां से की थी, तो सिंगापुर से की थी। ठीक है, ध्यान रखना कहां से की थी, तो सिंगापुर से इन्होंने भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर करना, 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहते हैं। तो 19वीं शताब्दी में कौन सा अकाल पड़ा था जिसको प्रकोप का समुद्र कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा अकाल होगा, बिहार अकाल, राजपूताना अकाल, मद्रास प्रेसिडेंसी अकाल या फिर आपका उड़ीसा अकाल। तो 10वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 19वीं शताब्दी में कौन सा अकाल है जिसको प्रकोप का समुद्र कहा जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उड़ीसा अकाल, जो कि 1866 से 67 में पड़ता है।
ठीक है। तो इस अकाल के दौरान बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बड़े पैमाने पर लोगों की मृत्यु होती है। ठीक है, तो इसको प्रकोप का समुद्र कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय में सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है? देखो आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, अगर हम लोग बात करें आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार की बात करेंगे तो ये 2005 में आया है। ठीक है, इसके तहत क्या होता है, इसके तहत आप कोई भी सूचना मांग सकते हो। तो आप जिससे सूचना मांगते हो वो सामने वाला आपको कितने दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराएगा, 30 दिन, 15 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन, कितने दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना, ठीक है, सामने वाले को आपको सूचना देना आवश्यक है। बताइएगा, आरटीआई सूचना का अधिकार 2005 में आएगा और 30 दिनों के अंदर, ऑप्शन क्या होगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न का आंसर करना, 12वें प्रश्न का आंसर करना, स्टेनलेस स्टील का संघटक नहीं है। तो बताइएगा, स्टेनलेस स्टील की अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन संघटक नहीं है? चांदी नहीं है, क्रोमियम नहीं है, आयरन नहीं है या फिर निकिल नहीं है। स्टेनलेस स्टील में कौन संघटक नहीं है? 12वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। क्या आंसर होगा? और बाद में जितने लोग जुड़ रहे हो, ठीक है, जितने लोग देरी से जुड़ते हो, जितने लोग बाद में जुड़ते हो, सेशन को सभी लोग एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, बार बार आप लोगों से कहना पड़ता है, तो सेशन को एक बार लाइक कर दो भाई, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। 12वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो देखो, स्टेनलेस स्टील का संघटक चांदी नहीं होगा, क्रोमियम होगा, आयरन होगा, निकिल होगा, लेकिन चांदी नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई बात। चलो 13वें प्रश्न का आंसर करना, सीयूकी किसके यात्रा वृत्तांत है? ठीक है, तो किसका यात्रा विवरण सीयूकी नाम से मिलता है? किसकी पुस्तक है सीयूकी? फाहियान, हेनसांग, इत्सिंग या फिर मेगस्थनीज? 13वें प्रश्न का आंसर करना, किसकी पुस्तक या फिर किसका यात्रा वृत्तांत जो है सीयूकी नाम से मिलता है? 13वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, हेनसांग। किसके समय में हेनसांग भारत आएगा? तो ये हर्षवर्धन के समय में। ठीक है, किसके समय में? तो हर्षवर्धन के समय में जो हेनसांग है ये क्या करता है? तो ये भारत आता है। ठीक है भाई बात, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आएगा और इसका जो यात्रा वृत्तांत है वो क्या होगा? सीयूकी नाम से जाना जाता है। मेगास्थनीज की अगर हम लोग पुस्तक की बात करेंगे, मेगास्थनीज की पुस्तक क्या हो जाएगी? इंडिका हो जाएगी। ऑप्शन हमारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित कर दिया गया था? 14वें प्रश्न का आंसर करना भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित कर दिया गया था? 1773, 1784, 1858 या फिर 1947? चलो 14वें प्रश्न का आंसर करो भाई। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित कर दिया गया है? 14वें प्रश्न का आंसर करना है। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिएगा भाई, फटाफट आंसर करो भाई। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन को कब हस्तांतरित किया गया है? 14वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1858। देखो 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का एक्ट आता है, इस एक्ट के द्वारा क्या किया जाएगा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है उसको ब्रिटिश क्राउन को या फिर आप कह सकते हो ब्रिटिश संसद को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 15वें प्रश्न का आंसर करना, पहली बुलेट ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच में चली थी? ठीक है, तो पहली वाली बुलेट ट्रेन आपको बताना है मुंबई अहमदाबाद, दिल्ली मुंबई, मुंबई गोवा या फिर दिल्ली आगरा। 15वें प्रश्न का आंसर करो भाई। पहली वाली बुलेट ट्रेन किन के बीच में चलेगी? फटाफट आंसर करते चलो। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। ठीक है, पहली वाली बुलेट ट्रेन चलती है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे भाई? किसके दरबार में अमीर खुसरो रहते थे? बलबन, इल्तुतमिश,
अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो 16वें प्रश्न का आंसर करना सभी लोग। अमीर खुसरो की बात की जा रही है, किसके दरबार में रहेंगे? बलबन के समय में, इल्तुतमिश के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में, या फिर फिरोज शाह तुगलक के समय में। 16वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अलाउद्दीन खिलजी के समय में रहते हैं अमीर खुसरो। इनका जन्म कहाँ पर होगा? तो एटा पटियाली में इनका जन्म होता है। ठीक है, सितार की बात करें या फिर हम लोग बात करें किसकी? तबला की बात करें तो सितार और तबला, ठीक है, सितार और तबला की जो खोज है तो इसका श्रेय किसको जाता है? अमीर खुसरो को जाता है। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया या फिर कहे भारत की खोज, अबुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो किसकी पुस्तक का नाम हो जाएगा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अबुल कलाम आजाद हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इनकी पुस्तक का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वें प्रश्न का आंसर करना। अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में किस वर्ष से लागू किया गया है? ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त, देखो अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय किसको जाता है? तो ये जाता है कार्नवालिस को। ठीक है, किसको जाएगा? तो कार्नवालिस को अस्थाई बंदोबस्त को लागू करने का श्रेय जाता है। और ये जो बंदोबस्त है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू था। किस वर्ष से लागू किया गया? क्या ऑप्शन होगा भाई? 1792, 93, 94 या फिर 89? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी वाला होगा, 1793। ठीक है, चलो बहुत अच्छे। तो ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1793। 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। अल हिलाल पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया? ठीक है, तो अल हिलाल पत्रिका संपादन किसके द्वारा किया गया है? सैयद अहमद खान, अब्दुल गफ्फार खान, बदरुद्दीन तैयब जी या फिर अबुल कलाम आजाद। तो अल हिलाल पत्रिका के संपादक कौन है? 19वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो अबुल कलाम आजाद जो है इनकी पत्रिका है अल हिलाल। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 20वें प्रश्न का आंसर करना। अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ के राजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था? तो देवगिरी के राजा ने, वारंगल के राजा ने, होयसल के राजा ने या फिर पांड्य राजा ने। तो अलाउद्दीन खिलजी को कहाँ के राजा ने कोहिनूर हीरा दिया था? देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड्य। 20वें प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, वारंगल। वारंगल के राजा कौन थे? तो वारंगल के राजा थे प्रताप रुद्र देव। ठीक है, कौन थे? तो प्रताप रुद्र देव, ये वारंगल के राजा हैं, प्रताप रुद्र देव। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को कोहिनूर हीरा सबसे पहले भेंट किया था। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रताप रुद्र देव। चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर्वोदय योजना के साथ कौन जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो देखो सर्वोदय योजना, ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू। देखो अगर आपको जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में दिया होता तो जयप्रकाश नारायण भी एकदम सही होता। ठीक है, अगर आपको जयप्रकाश नारायण दिया होता ऑप्शन में तो बिल्कुल सही होता, लेकिन अभी यहाँ पर ऑप्शन में जयप्रकाश नारायण नहीं है। तो बताइएगा, तो जयप्रकाश नारायण की अनुपस्थिति में सर्वोदय योजना के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? राम मनोहर लोहिया, राजेंद्र प्रसाद, विनोबा भावे या फिर जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में नहीं है। अगर जयप्रकाश नारायण होता तो बिल्कुल करेक्ट होता, तो जयप्रकाश नारायण नहीं है। तो अभी जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन आपका सी होगा, विनोबा भावे हो जाएंगे। ठीक है, सर्वोदय योजना कौन हो जाएंगे? तो विनोबा भावे हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और विनोबा भावे भूदान आंदोलन से भी संबंधित थे। 22वें प्रश्न का आंसर करना। सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया है?
तो बताइएगा सिंध को अंग्रेजी राज्य में कब मिलाया गया, 1833 में, 1843 में, 1853 में या फिर 1849 में सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय कब किया गया है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम लोग बात करेंगे 22वें प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1843 में सिंध का क्या किया गया है, अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया गया है। ठीक है, चलो 23वें प्रश्न का आंसर करना, कौन सा राजा है जिसका नाम शिलादित्य मिलता है, बताइएगा कौन सा राजा होगा, कुमारगुप्त होंगे, स्कंदगुप्त होंगे, चंद्रगुप्त होंगे या फिर हर्षवर्धन होंगे। कौन सा राजा है जिसका नाम शिलादित्य मिलता है, तो बताइएगा फटाफट आंसर करते चलिएगा, कौन सा राजा है जिसका नाम शिलादित्य मिलेगा। करेक्ट आंसर अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑप्शन डी हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएंगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन का नाम क्या मिलता है, शिलादित्य मिलता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन के ही समय में चीनी यात्री कौन आया था, तो चीनी यात्री हेनसांग जो है ये हर्षवर्धन के समय में आया था। ठीक है भाई बात, तो ये ध्यान रखना, हर्षवर्धन के दरबार में ही कौन रहते थे, तो बाणभट्ट रहते थे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए बाणभट्ट जो है तो ये किसके दरबार में रहते थे, तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट की ही दो पुस्तकें हैं, हर्षचरित और कादम्बरी। चलो आगे बढ़ते हैं, 24वें प्रश्न का आंसर करना, सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरुआत किस वर्ष हुई है। सांसद आदर्श ग्राम योजना अगर इसकी डेट पूछा जाए तो देखो डेट होगी 11 अक्टूबर को। ठीक है, कब होगी, तो 11 अक्टूबर को सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई है। किस वर्ष में शुरू की गई है ये आपको बताना है, तो 2014, 2015, 2016 या फिर 2019। क्या करेक्ट आंसर होगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2014 में शुरू किया गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना को, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 25वें प्रश्न का आंसर करना, खुदीराम बोस को किस वर्ष फांसी दी गई है। ठीक है, तो खुदीराम बोस की बात करें तो देखो ये सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं। ठीक है, सबसे कम उम्र में। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले जो क्रांतिकारी है वो कौन है, खुदीराम बोस हैं। और किस वर्ष इनको फांसी दी गई है, 1908, 1911, 1913 या फिर 1925। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1908 में खुदीराम बोस को फांसी दी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी हैं। चलिए अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, वसुमित्र किसके समकालीन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, कनिष्क के या फिर पुष्यमित्र शुंग के। ठीक है, तो वसुमित्र किसके समकालीन थे ये आप लोगों को बताना है। 26वें प्रश्न का आंसर करना है वसुमित्र। ठीक है, तो देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो देखो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति होती है और चौथी जो बौद्ध संगीति होगी इसकी अध्यक्षता दो लोग करते हैं। कौन कौन करेंगे, तो एक तो करते हैं वसुमित्र और दूसरे कौन करेंगे, और दूसरे करते हैं अश्वघोष करेंगे। ठीक है, कौन करेंगे, तो अश्वघोष करते हैं। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगीति जो होगी ये कनिष्क के समय में होगी कुंडलवन कश्मीर में, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष करेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कनिष्क हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ, परिवार नियोजन विषय है। तो परिवार नियोजन जो है ये किस सूची का विषय है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। परिवार नियोजन किस सूची का विषय हो जाएगा भाई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं। 27वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, परिवार नियोजन क्या हो जाएगा, तो ये समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। 28वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मेहरुन्निसा किसका नाम था। ठीक है, तो कौन है जिनका नाम मेहरुन्निसा है, बेगम हजरत महल, मुमताज महल, नूरजहां, लाडली बेगम। तो कौन हो जाएंगी जिनका नाम मेहरुन्निसा था। 28वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना भाई, मेहरुन्निसा किसका नाम हो जाएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, नूरजहां। ठीक है, तो नूरजहां का प्रारंभिक नाम मेहरुन्निसा था। ठीक है, तो ये
ये किसकी पत्नी थी? तो ये जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर क्या करते हैं? तो जहांगीर इनसे विवाह कर लेते हैं मेहरुन्निसा से और इनको नूरजहां की उपाधि दे देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 29वें प्रश्न का आंसर करना, अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया है? ठीक है, तो अकबर ने दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया है? क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा। अकबर ने दास प्रथा 1562, 1563, 1564 या फिर 1566। 29वें प्रश्न का आंसर करते चलना है। बाद में जितने लोग जुड़े हो, जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो सबसे पहले सेशन को लाइक शेयर कर दो। अभी भी कुछ लोग हैं जो अपना लाइक बचा करके रखे हैं। ठीक है, तो लाइक कर दो भाई, सेशन को शेयर जरूर कर दो। 29वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया है। 63 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 63 में क्या करेंगे? 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और 1564 में क्या करेंगे? तो 1564 में जजिया कर को समाप्त करते हैं। तो ये सब याद रखना, अकबर से बहुत महत्वपूर्ण है। 1562 में अकबर दास प्रथा को समाप्त करेंगे, 63 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करेंगे और क्या करेंगे? 1564 में जजिया कर को समाप्त करते हैं। ठीक है भाई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। 30वें प्रश्न का आंसर करना, अकबर के साथ सबसे पहले किस राजा ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ठीक है, तो कौन से राजा होंगे? मेवाड़ के राजा, रणथंभौर के राजा, आमेर के राजा या फिर मालवा के राजा? तो कहाँ के राजा हैं जिन्होंने अकबर के साथ सबसे पहले वैवाहिक संबंध स्थापित किया है? 30वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? अकबर के साथ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आमेर के राजा। कौन है भाई आमेर के राजा? तो आमेर के राजा हैं भारमल। ठीक है, कौन है? तो आमेर के राजा हैं भारमल। और ये क्या करेंगे? तो ये सबसे पहले, ठीक है, अकबर के साथ क्या करेंगे? वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे। अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह जो है वो अकबर के साथ करते हैं। आमेर के राजा भारमल, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। रूस जापान युद्ध किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो 1909 में, 1905 में, 1919 में या फिर 1917 में? ठीक है, रूस जापान युद्ध होता है और जापान क्या करता है? छोटा सा देश है जापान, और ये क्या करेगा? ये रूस को पराजित कर देता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात क्या है कि रूस इतना बड़ा सा देश है और रूस जापान के बीच में युद्ध होगा और छोटा सा जापान जो है ये क्या कर देगा? ये रूस को पराजित कर देता है। ठीक है, तो बताइएगा रूस जापान जो युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1904-05 में। ठीक है, कब? तो 1904-05 में रूस जापान युद्ध होता है जिसमें जापान क्या करेगा? रूस को पराजित कर देगा। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। चलो 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। सिल्वर फाइबर क्रांति से क्या संबंधित है भाई? ठीक है, तो सिल्वर फाइबर क्रांति से चमड़ा, जूट, कपास या फिर तेल के बीज? जल्दी से सारे लोग बताना क्या होगा? सिल्वर फाइबर क्रांति से कौन संबंधित है? 32वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। चलिए जल्दी से आंसर करते चलिएगा। 32वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, कपास है। ठीक है, सिल्वर फाइबर ब्रिज जो है, सिल्वर फाइबर क्रांति से क्या हो जाएगा? तो कपास आपका जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। दाची गांव कहां पर स्थित है? तो राजस्थान, गुजरात, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश। दाची गांव कहां पर स्थित है भाई? दाची गांव कहां पर होगा भाई? राजस्थान, गुजरात, जम्मू, अरुणाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, जम्मू में। ठीक है, तो दाची गांव जो है ये कश्मीरी मृग हंगुल के लिए प्रसिद्ध है, जो कि आपके कहां पर है? जो कि आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। वेटिकन सिटी किस देश में स्थित है? देखो वेटिकन सिटी की अगर हम लोग बात करें तो ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। ठीक है, क्या हो जाएगा? वेटिकन सिटी जो है तो ये दुनिया का सबसे छोटा देश है और एक ऐसा देश है जो खुद एक देश के अंदर है। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा देश है और एक ऐसा देश है जो खुद किसी न किसी देश के अंदर है। तो बताइएगा वेटिकन सिटी किस देश के अंदर है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश
किस देश के अंदर स्थित है? क्या होगा? जर्मनी, इटली, फ्रांस, अमेरिका। करेक्ट आंसर की बात करेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर, ठीक है, इटली के अंतर्गत है। ठीक है भाई, वेटिकन सिटी, इसीलिए वेटिकन सिटी को देश के अंदर देश कहा जाता है। ठीक है, वेटिकन सिटी को देश के अंदर देश कहते हैं। 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। देखो, संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की अगर हम लोग बात करते हैं तो स्थापना इनकी हुई है 1965 में। ठीक है, कब होगी? तो 1965 में यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद की स्थापना होगी। इनका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा, पेरिस, नैरोबी या फिर न्यूयॉर्क। 35वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद यूएनडीपी का मुख्यालय है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। तो सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक कर दो, शेयर जरूर कर दो। जो लोग पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि।